चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी आदमी, हर एक शब्द को देखिएगा, समझिएगा, फिर पूछेंगे भी बीच में, ठीक है। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर के पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूरोप में या यूरोप के सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान का स्रोत किसे माना गया है बताइए? यूनान को किसे माना गया है? यूरोप के सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान का स्रोत किसे माना गया है? यूनान को, ठीक है। लेकिन ये यूनान तुर्की साम्राज्य के अंदर था, तुर्की साम्राज्य के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? तुर्की साम्राज्य के कब्जे में था। यूनान किसके कब्जे में था बताइए? तुर्की साम्राज्य के कब्जे में था या अधीन था। अधीन मतलब उसके अंदर रहना, ठीक है। तुर्की साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ 1830 1789 में, 1830 में, 1848 में, तो उस क्रांति का प्रभाव यूरोप के लगभग सभी देशों पर पड़ा है। उस क्रांति का प्रभाव लगभग यूरोप के, आपने इटली के बारे में पढ़ा, आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा, अब आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूनान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनान में भी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसी का प्रभाव पड़ा है। फ्रांस के लोग अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसको देखते हुए उसके आसपास के देश के जो भी लोग थे वो भी अपने आप को किसी के अधीनता से मुक्ति पाने के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे। क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। देखिए, ये यूनानियों ने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम क्या था? हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक नामक क्या था? संस्था। और इस संस्था की स्थापना किस जगह पर हुई? यूनान में। यूनान में कहा? ओडेसा नामक जगह पर। ओडेसा। ऐसे ही अपने भारत में भी एक राज्य है उड़ीसा, है ना? उड़ीसा, ये ओडेसा है और अपने भारत में क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ीसा किस देश का है बताइए? भारत का है। और ओडेसा किस देश में है? यूनान में। यूनान में, महादेश नहीं पूछ रहे हैं, बस देश पूछ रहे हैं, ठीक है। यदि उड़ीसा की बात कीजिएगा तो भारत में है, और ओडेसा कहां है? यूनान में है। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य, ये जो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था था ना, इस संस्था का उद्देश्य था कि यूनान में जो तुर्की साम्राज्य के लोग हैं या तुर्की, जो भी तुर्की सब है, उसको उखाड़ करके फेंकना, भगाना वहां से, ठीक है। या तुर्की का जो भी आधिपत्य है, अधिकार है, नियंत्रण है यूनान में, उस नियंत्रण को खत्म करना। जैसे अंग्रेजों का नियंत्रण था अपने भारत पे, ठीक है, उसी तरह से, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जर्मनी में
जर्मनी में आधिपत्य था किसका? फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का। इटली में था फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का। ठीक उसी प्रकार से यूनान में किसका आधिपत्य था, किसका अधिकार था? बताइए, तुर्की का। यूनान में कौन घुसा हुआ था? तुर्की। ठीक है, तो तुर्की को भगाना, तुर्की के राजनीतिक नियंत्रण को यूनान से खत्म करना हितेरिया फ्लाइक का एक उद्देश्य था। हितेरिया फ्लाइक का एक उद्देश्य था। यहां पर ध्यान दीजिए अच्छे से। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। यूनान जो था वो सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। एगो अंग्रेज भी शहीद हो गया इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। एक लेखक था, इंग्लैंड का एक लेखक, कवि था शायद, इंग्लैंड का एक कवि था। उस कवि का नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। तो ये कवि कहां का था बताइए? इंग्लैंड, यूनान का नहीं था, इंग्लैंड का था। ये कवि इंग्लैंड का था, लेकिन यूनान जाकर के और यूनान से तुर्की साम्राज्य को खत्म करने के क्रम में इनकी जान निकल गई, अर्थात ये शहीद हो गए। बात समझे ना? यूनान के लिए ये शहीद हो गए। किसके लिए शहीद हो गए? यूनान के लिए शहीद हो गए। बताइए, एगो एगो अंग्रेज तो ऐसा होता है, यूनान के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेज सोचिए अपने भारत में आकर के भारतवासियों के साथ कितना ज्यादा अत्याचार किया था। ठीक है, इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था, और रूस भी साथ दे रहा था। रूस भी साथ दे रहा था यूनान का। आप देख रहे हैं, संपूर्ण यूरोप का देश किसके साथ है? यूनान के साथ है। संपूर्ण यूरोपीय देश जो है वो किसके साथ है? यूनान के साथ है। और यूनान से सब मिलकर के किसको भगाएगा? तुर्की को भगाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यूनान का सब साथ दे रहा है, इंग्लैंड भी साथ दे रहा है, रूस भी साथ दे रहा है, लगभग यूरोपीय जितना भी देश था सब किसका साथ दे रहा है? यूनान का साथ दे रहा है। ठीक है, इसी बीच यूनान में विस्फोटक स्थिति बन जाती है। और कैसे बन जाती है सुनिए। जैसे ही लोग आंदोलन करना शुरू करते हैं तुर्की के खिलाफ, यूनानी लोग जैसे ही तुर्की के खिलाफ अपने देश में आंदोलन करना, जिस तरह से अंग्रेज के खिलाफ भारतीय लोग आंदोलन कर रहे थे ना, तो उसी तरह से तुर्की के खिलाफ यूनानी लोग आंदोलन कर रहे थे। तो इसी आंदोलन में क्या हुआ सुनिएगा। जो भी तुर्की शासक था और वो कहां बैठा हुआ था? यूनान में। तो उन्होंने यूनानियों को कुचल डाला। मतलब वो जो आंदोलन कर रहे थे ना, तो आंदोलन करने के क्रम में उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया और आंदोलन को बंद करने के लिए उसको मजबूर किया गया। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी
के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में यूनान में क्या शुरू हो गया बताइए? विद्रोह। यूनान में विद्रोह। क्या 61 है? अच्छा अच्छा, 1821 है। तो 1821 में, और किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, इसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। कब? 1821 ईस्वी में। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुल करके सामने नहीं आना चाहता था। रूस का जार अलेक्जेंडर, रूस का जार कौन था बताइए? अलेक्जेंडर। तो ये वैसे तो यूनान के समर्थन में था, रूस का राजा, ठीक है, रूस का राजा, जार मतलब सम्राट, शासक, ठीक है। तो रूस का राजा अलेक्जेंडर यूनान के समर्थन में तो था, लेकिन खुल करके सामने नहीं आना चाहता था। ये आप यहां पे पढ़े हैं ना कि रूस भी यूनान के समर्थन में था तुर्की को भगाने के लिए, ठीक है, लेकिन खुल करके सामने नहीं आ रहा था। क्यों? ऑस्ट्रिया के डर से। किसके डर से? बताइए। ऑस्ट्रिया यहां पर भी आ गया, बहुत ज्यादा खतरनाक। इटली में भी उसी के कारण एकीकरण नहीं हो रहा था, जर्मनी में भी उसी के कारण एकीकरण नहीं हो पा रहा था, फ्रांस में भी दिक्कतें थी, ठीक है। अब बताइए यूनान में भी उसी के कारण दिक्कतें हैं, ठीक है। रूस भी खुल करके सामने नहीं आ रहा है। किसके डर से? ऑस्ट्रिया के डर से। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुल करके यूनानियों का समर्थन किया। जब ये इसका शासन खत्म हुआ तो नया जो आया वो आया जार निकोलस। कौन आया? रूस का नया जार, रूस का नया सम्राट जार निकोलस। ये खुल करके साथ दिया यूनान का। ये तो डर रहा था किससे? ऑस्ट्रिया से, लेकिन ये जार निकोलस खुल करके साथ दिया। किसका? यूनान का, ठीक है। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ, ठीक है। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। देखिए 1826 ईस्वी में पंचायती हुआ। 1826 ईस्वी में रूस और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता हुआ। रूस और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौता में ये बातें कही गई कि यूनान और तुर्की के बीच में, यूनान और तुर्की के बीच में जो युद्ध हो रहा है या जो युद्ध होगा उसमें हम दोनों मध्यस्थता करेंगे, मतलब बीच बचाव का काम करेंगे। क्या करेंगे? कौन सा? इंग्लैंड और रूस, ठीक है। फ्रांस का राजा, नहीं आगे पढ़ रहे हैं। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां, उसमें रूस है क्या? फ्रांस होगा, आप सही से लाइन पकड़े रहिए ना। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। आप बताइए, फ्रांस का राजा भी साथ देने लगा। फ्रांस का राजा, यूनान का, यूनान को, फ्रांस का राजा कौन था बताइए? चार्ल्स 10वां। अच्छा, 1830 का क्रांति जो हुआ था फ्रांस में, वो इसी के शासनकाल में हुआ था।
इसका आदत था, जब कभी जहां कहीं भी युद्ध होता था ना तो उसमें जाकर के शामिल हो जाता था, उसके कारण इसके अपने देश का हालत खराब हो गया था। ठीक है, तो पब्लिक सब विद्रोह कर दिया था, बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया था ये। सुनिए, और इसी का ना शादी हुआ था। हाँ, किसका हुआ था? लुइस ओल्मा का हुआ था, मेरी एंटोनेट से। चलिए ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया का दामाद बना था। सुनिए, तो फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिलकर के तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। फिर से पंचायती हुआ, बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बार बार पंचायती हो रहा है। 1827 में हुआ है, सम्मेलन हुआ है, कहां हुआ है? लंदन में। लंदन में सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हुआ? रूस, अच्छा, फ्रांस, और बताइए इंग्लैंड। और ये सब किसके समर्थन में था? सुनिए, हाँ, सब यूनान के समर्थन में था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो ये सब तुर्की के खिलाफ था। किसके खिलाफ? तुर्की के। और किसके समर्थन में? यूनान के समर्थन में। ठीक है, चलिए। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना आई। अब देखिए, इधर तो ये तीनों मिला हुआ है किसके साथ? यूनान के साथ। ठीक है, और इस साइड तुर्की के साथ आया है केवल मिस्र की सेना। किसकी सेना? मिस्र की सेना। हाँ हाँ, ये देश है। तो इधर बताइए कौन कौन है? यूनान और तुर्क में तो आमना सामना हो ही रहा है, और यूनान के साथ है रूस का सेना, फ्रांस का सेना, इंग्लैंड का सेना, और तुर्की के साथ सिर्फ मिस्र की सेना। दोनों में हुआ युद्ध। ठीक है, सुनिए, तो नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। 1829 ईस्वी में, ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। एड्रियानोपुल या नोपल होगा, एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि। इसमें कहा गया कि तुर्की, सुनिए, इसमें क्या कहा गया कि तुर्की अभी तक लगभग पूरे यूनान पर कब्जा करके रखा हुआ था। तुर्की अभी तक लगभग पूरे यूनान पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भाग इसको दे देते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा, यूनान का एक छोटा सा हिस्सा तुर्की को दे देते हैं, और फिर जो है पूरा यूनान आजाद हो जाएगा। पूरा यूनान आजाद हो जाएगा। लेकिन यूनानी लोग नहीं माना, पूरा जोश उत्साह में था, युद्ध में जीत गया था, बोला कि ना सभी तुर्की को यहां से भगाएंगे, कोई यहां में एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, और हम अपने देश का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं देंगे। ठीक है, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया। ठीक है, 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी किसका? यूनान का। अंततः
1832 ईस्वी में इतना ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद ये स्वतंत्र हो गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। आप बताइए राजा किसे बनाया गया? तो यूनान में ही एक राज्य था जिस राज्य का नाम था बवेरिया। क्या नाम था? और वहां का राजा बहुत बढ़िया राजा था। क्या नाम था? ओटो। ओटो बहुत बढ़िया राजा था। यूनान में ही एक राज्य था, उस राज्य का क्या नाम था? बवेरिया। उस राज्य का क्या नाम था? बवेरिया। वहां के राजा ओटो को यूनान का शासक घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। चलिए आप पढ़ने वाले अपने लोग हंगरी के बारे में। हंगरी हंगरी सभी आदमी पूरा शांत रहिए, ठीक है? बस क्लास खत्म होने वाला है आपका। ओहो, हंगरी ध्यान दीजिए, राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। हंगरी पर कौन कब्जा करके रखा हुआ था? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया बहुत ही ज्यादा मार खाने वाला था, इसलिए सब जगह से मार खाया भी, ठीक है? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। पूरे हंगरी पर किसका कब्जा? ऑस्ट्रिया का। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहां भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। हंगरी में जो आंदोलन हो रहा था 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति को देखा देखी हंगरी में भी क्रांति शुरू हुआ। और इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे दो नेता, एक का नाम था कोसुत और दूसरे का नाम था फ्रांसिस डिक। फ्रांसिस डिक। ये दोनों नेता हंगरी में हो रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। वर्गहीन समाज का समर्थक, ये आपको याद करके रखना है। वर्गहीन समाज का समर्थक कौन था? कोसुत, ठीक है? वर्गहीन समाज का समर्थक कौन था? कोसुत। जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहां राष्ट्रता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित हो पाए। 1848 ईस्वी में हंगरी भी स्वतंत्र हो गया। 31 मार्च 1848 ईस्वी में हंगरी भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। हाँ, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डाइट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। हंगरी का राजधानी था बुडापेस्ट, ठीक है? हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। चलिए
कौन उस समय बात कर रहा था, किसी पर तो ध्यान गया था मेरा। चलिए पीछे खड़े हो जाइए, पिछला बेंच खड़े हो जाइए, पूरा पूरा बताइए। हंगरी का राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। और आप लोग काहे नहीं बता पाए? सही से सुनने पर ध्यान दो, बैठ जाइए। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। हाँ, खाली स्थान में भी है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद पोलैंड और बोहेमिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। किसको बढ़िया कहिएगा, सब जगह दिक्कत है। कौन जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं? पोलैंड। पोलैंड। इस पोलैंड पर रूस का कब्जा था। किसका कब्जा था? इस पोलैंड पर रूस का कब्जा था। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। ये बेचारा पोलैंड आजाद नहीं हो पाया, और कब हो सकता है हाल फिलहाल में हुआ भी हो तो उसका डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पोलैंड किसके कब्जा में रह गया? रूस के कब्जा में। ये आजादी नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, ये है रूस और ये है पोलैंड। हाँ देखिए, ये रूस है ना, और यहाँ पे है पोलैंड। हाँ ये पूरा रूस है और ये है पोलैंड, ये हरा वाला इतना दूरी बस। तो इसके बीच में भी यहाँ पर देश सब है ना। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन का सीमा तो रूस से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पोलैंड अब आजाद हो गया होगा, ठीक है। रसिया, रूस का हिस्सा बताइए, यहाँ पर भी है, हद है। पूरा रूस तो इधर है ही, और इसी रूस का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। हाँ, और इसलिए पोलैंड पर कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। बताइए, मानचित्र तक में दे दिया है, पोलैंड में घुसा हुआ रूस है वहां पे, ठीक है। अब आइए, आप जो पढ़ने वाले हैं अपने लोग बोहेमिया के बारे में, ये भी एक देश है, ठीक है। बोहेमिया, ध्यान दीजिएगा। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। बोहेमिया में किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का। बोहेमिया में किसका कब्जा था बताइए? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। बहुत अच्छा। में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया का बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। बेचारा बोहेमिया भी जो है ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए, हाल फिलहाल में हो गया होगा सब, तो हो गया आपका ये चैप्टर खत्म, ये नहीं पढ़ना है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। सभी आदमी किताब बंद कीजिए, सभी आदमी किताब बंद कीजिए। बंद किए? पूछें, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना
वियना कांग्रेस द्वारा की गई, बताइए। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, बहुत अच्छा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दें? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी? बहुत अच्छा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871, बहुत अच्छा, 1871। यूरोप वासियों के लिए अभी जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन है, इसलिए सभी आदमी पूरा शांत रहिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन सुनिए। यूरोप वासियों के लिए, पूरे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, यूनान। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? बताइए। फ्रांस के साथ, तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ? तुर्की के साथ। ठीक है, तो हो गया ऑब्जेक्टिव पूरा। आप बताइए, जीवन में कभी याद किए थे इसको? क्लास हुआ लगभग, क्या वो लेक्चर हुआ है? 9 या 10 को लेक्चर हुआ है फर्स्ट चैप्टर का। तो हो गया ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। ठीक है, जीवन में याद भी नहीं करना पड़ा और ऐसे ही याद हो गया, तो ऐसे ही पूरा बुक आपको याद हो जाएगा। बस क्लास कंटिन्यू रखना है। और देखिए, फर्स्ट चैप्टर अब यदि खत्म हो गया, सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और बुक बार बार पढ़ते रहना है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तब कंप्लीट रहेगा, नहीं तो फिर समय के साथ भूल जाइएगा। आप खाली स्थान से पूछते हैं, बताइएगा। डाइस के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ, बताइए। सेडोन। अगला क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध डाइस और डाइस के बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। तीसरा क्वेश्चन, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डाइस युग का भी अंत कर दिया, मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डाइस रहते थे और इटली के डाइस से बचा रहा, पोप रहते थे जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। ठीक है, इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको सही कर लीजिएगा। यूनान को एक, अच्छा इसको अभी पढ़ाए हैं तो जवाब दीजिएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डाइस को वहां का राजा घोषित किया। हंगरी की राजधानी डाइस है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी। अब मिलान चिन्ह, ठीक है। मैसनी को किससे मिलाइएगा? 4 गो ऑप्शन देते हैं, दार्शनिक, इटली, राजनीतिज्ञ या जर्मन। इटली, मैसनी इटली से संबंधित था ना। हिगेल, 4 गो ऑप्शन देते हैं, दार्शनिक, इटली, राजनीतिज्ञ, जर्मन चांसलर। दार्शनिक बिस्मार्क, दार्शनिक, इटली, राजनीतिज्ञ या जर्मन चांसलर। जर्मन चांसलर। विक्टर इमैनुअल, दार्शनिक, इटली, राजनीतिज्ञ, जर्मन चांसलर। राजनीतिज्ञ। चलिए फिर से मिलान चिन्ह। वियना सम्मेलन, 4 गो ऑप्शन देते हैं आपको। वियना सम्मेलन कब हुआ सो बताना है, 4 गो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन सुनने दीजिए सबको। 1871, 1870, 1848, 1815। 1800, बहुत अच्छा। मेटरनिख का पतन 1871, 1870, 1848, 1815। 1800, बहुत अच्छा। इटली का एकीकरण 1871, 1870, बताइए दोनों में। सेडोन का युद्ध 1870। चलिए ये भी हो गया। फिर से कोसुत
4 को ऑप्शन देंगे कोसुत के लिए। कोसुत आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कहा था कोसुत? कोसुत वर्गहीन समाज का समर्थक, ठीक है, और ये क्रांतिकारी नेता था। कहाँ का? हंगरी का, ठीक है। सुनिए, कोसुत 4 ऑप्शन हम यहां पर दे रहे हैं। पहला 1863, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता 1829 1832, क्या होगा? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपुल की संधि 1863 1829 1832। एड्रियानोपुल की संधि कहाँ है? 1829। यूनान की स्वतंत्रता बताइए? 1832। पोलैंड में आंदोलन 1863, नहीं लिखा हुआ है, 1863 हो गया। चलिए, तो इतना आप लोग बना करके लाए थे, कितना बना कर लाए थे? तो हम मिलान चिन्ह तक भी बना लीजिएगा, और उसके बाद अति लघुतरीय, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय का हम आपको नोट्स दे देंगे और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझा देंगे। वैसे आप समझ भी चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र में एकता का प्रसार करती है। तो इसी प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उसका फेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए, मंडे को दे देंगे, कल तो टेस्ट है ना। हाँ, फेयर से करना है, निकालिए सभी आदमी फेयर। सबसे पहले मैथ का दिखाइए।